अस्सलाम वालेकुम सामीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नज़ीहा महमूद है और प्रोग्राम है बातें दिल की विद नसीहा। अब चूँकि पहली किस्त है तो मैं थोड़ा सा मुतारिफ करा दूँ कि ये किस हवाले से है, क्यों है और इसका बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट क्या है। असल में एक ख़्याल यूँ आया कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते बनाते, शायरी करते करते इंसान थोड़ा फ़लसफ़ी भी हो जाता है। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि हम रोज़मर्रा सब लोग इंक्लूडिंग एवरीवन इन जनरल तकरीबन 70 से 80% जो भी हम बातें करते हैं वो जल्दी में करते हैं या सतह के ऊपर करते हैं। कई चीज़ें तो अहमियत की हामिल भी नहीं होती, बस कह जाते हैं, सुन जाते हैं। और एक तेज़ रफ्तारी से जो एक दौड़ चली आ रही है, एक भेड़ चाल है, उसमें बस बातें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं और एक एक जिसको कहना चाहिए वक्फा नहीं आता, कॉमा नहीं आता, पॉज नहीं आता टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिल की बातें की जाए, दिल वालों से, दिल वालों के लिए। और अगर आप ये कहें कि बातें तो फिर इंसान सोच के करता है, और सोचने का काम तो दिमाग का काम है, दिल का काम तो नहीं है। लेकिन असल में दिल का काम वाकई सोचना नहीं है, एहसास है। और जब दिल में एहसास बस जाए तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम जानते तो हैं लेकिन हम उस पर रुक कर उस पर ध्यान नहीं देते, एहसास नहीं करते। और ये कहानियाँ जिन लोगों की होती हैं हमसे ज़्यादा ये हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और हमारे लिए इतनी कीमती होती हैं, जो हमें एक नया हौसला, नई रोशनी, नई उम्मीद देती हैं। और अगर कहा जाए कि मौलाना रूमी की मैं बात करूं, जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, तो उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक दिल दिल नहीं टूटता, जब तक चोट नहीं लगती, रोशनी नहीं आती। और चोट लगना एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। दिस इज़ द लर्निंग ऑफ माई लाइफ। और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी शख्सियात आई जिनकी आजमाइशें देखी और उनके हौसले देखे। अक्ल दंग रह गई, दिल पसीज गया, खुशी से बाग बाग भी हुआ, आंखें नमनाक भी हुई। और बार बार इनकी कहानियां सुनने को और आप तक पहुंचाने को दिल चाहता है। यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और शुरुआत की आज मेरे साथ इतनी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, जितनी प्यारा इनका नाम है उतनी प्यारी ये खुद हैं। 4 बहन भाइयों की एक बड़ी बाजी, जिनको प्यार से बाजू भी कहते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। बाजू के नाम सुन के आप ये ना समझे कि कोई तहक्कुमाना खातून होंगे या इस किस्म की कोई शख्सियत होंगी। इंतहाई शफीक, मेहरबान, प्यार करने वाली और सबसे बड़ी बात, हौसलामंद खातून, जिन्होंने अपनी आजमाइश को, अपनी माजूरी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। और इनकी जो कहानी है, मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि 2012 में पेशावर जाते हुए सरगोदा से गालिबन सालेम इंटरचेंज पर इनका एक एक्सीडेंट हुआ, जिस हादसे ने उनकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। लेकिन इनके माथे पे ना शिकन आई, ना शिकवा जबान पे। कैसे, ये जानना मेरे ख्याल से जो भी सुनेगा, समझेगा, एहसास करेगा, उसके लिए ये मालूमात, ये कहानी इंतहाई कीमती होगी। और कहना चाहिए मिशल राह, क्योंकि मेरे लिए तो है। और मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि इन्होंने आज मुझे वक्त दिया। ये मेरी बहुत प्यारी सहेली भी बन गई हैं। मेरे एक बहुत ही प्यारे अंकल हैं, अंकल ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ तारिक, इस्लामाबाद रावलपिंडी में होते हैं, जिनकी ये मुँह बोली बेटी हैं। मैं भी उनकी मुँह बोली बेटी हूँ, इस तरह से हम बहनें भी होते हैं। मज़ीद ताख़ीर किए बगैर आइए मिलते हैं मोहतरमा मरियम हिना तारिक से, और इन्हीं से इनकी ज़बान में जानते हैं कि ज़िंदगी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निज़िया? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो तहे दिल से मैं मशकूर हूँ आपकी कि आपने वक्त दिया। मैं इतनी खुश हूँ आज के, जैसे इट्स सो इनफॉर्मल, जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ या लिविंग रूम में बैठी हूँ और आप मेरे सामने बैठी हैं और चाय आने वाली है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दिल की बातें करने का हौसला हर एक में नहीं होता मरियम, या मैं आपको बाजो ठीक है। कहूँ या मरियम कहूँ, ये आप बताइए। आप मुझे बाजो बोले, मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी बहन ने ली, मेरी जो चली गई इस दुनिया से, उसने स्टार्ट लिया था। तो अब तो मुझे मेरा 11 माह का जो भतीजा है वो भी मुझे बाजो बोलेगा, और जो मेरा कोई 80 साल का, कोई मेरे दादा जितने भी कोई है तो मुझे बाजो बोले। तो मुझे सब बाजो बोलते हैं।
मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है बाजो कहलवाना। और आपके जो शख्सियत है उस पर ये इतना फिट बैठता है माशाल्लाह से कि चलिए मैं आपको बाजो से मुखातिब करती हूँ। बाजो, आपकी ज़िंदगी के बारे में मुझे जितना इल्म है, आप यकीन कीजिए अभी जो अंकल तारिक की किताब हम मिलके कंपाइल कर रहे थे, उसमें आपकी स्टोरी कई दफ़ा मैंने पढ़ी और जैसे जज्ब हो गई मेरे अंदर, और बाकी सारी बेटियों की भी। और सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात मेरे लिए ये है कि ख़वातीन इतनी आजमाइशों से गुजरती हैं, न जाने कोई सोचता है कि नहीं सोचता, लेकिन ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार है। लेकिन मुझे रुक कर उन पर फ़ख्र करना, उनसे बात करना और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। आप उनमें से एक हैं। आपकी कहानी मैं तो जानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी क्या थी 2012 से पहले मरियम, और अब कैसी है? 2012 से पहले की जिंदगी मेरी बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट। मेरी शादी हुई 2002 में और मैं यहाँ से मूव करके चली गई दुबई। मैंने अपनी जिंदगी जी वो 8 साल बहुत भरपूर तरीके से। मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, मियाँ बीवी, हम लोग दुबई में रहते थे। वहां पे रिसेशन आई और मेरे हस्बैंड की जॉब अचानक खत्म हो गई। हमें पाकिस्तान 2009 एंड पे मूव करना पड़ा। हमने मूव किया यहाँ पे और 2011 को मेरे हस्बैंड जो है वो इंग्लैंड चले गए और हमारा प्लान ये था कि वो इंग्लैंड चले जाएंगे और फिर मैं और मेरे बच्चे हम लोग बाद में इंग्लैंड जाएंगे। और मैंने उसके लिए 2 दफा वीजा अप्लाई किया, मेरा रिफ्यूज हो गया। मैंने थर्ड टाइम सोचा कि अब मैं अपनी स्टडीज कर लेती हूँ फर्दर में आगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप दोबारा से पढ़ लो बच्चों के साथ, तो उससे ये होगा कि मैं इंग्लैंड भी चली जाऊंगी और हम मियाँ बीवी मिल जाएंगे और हो जाएगा। 12 मई या 17-18 मई था शायद 2012 और मेरी वो डेट आ गई आइट्स की। मुझे जाके आइट्स का टेस्ट देना था, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत, हमारे घर में सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मेरा अकलौता भाई है, एक ही भाई, उसका की हमने मंगनी की, निकाह किया। मेरी भाभी पेशावर से बिलोंग करती है। वो लोग सरगोदा आ गए उनका निकाह के लिए। 27 अप्रैल को 21 अप्रैल को मेरे भाई का निकाह था और फिर हमें जाना था पेशावर उन लोगों की तरफ कि हम भाभी को मिल के आए और एक दफा पेशावर होके आए। तो एग्जैक्ट 1 वीक के बाद हम बहन भाई हम सबका प्लान बना कि हम लोग पेशावर जाएंगे। और मेरी एक बहन जिसकी डेथ हुई, उसका कोई प्लान नहीं था जाने का, ना उसके हस्बैंड का प्लान था जाने का। उनको बैंक में, वो मेरे बहनोई काम करते थे, छुट्टी नहीं मिल रही थी और बहरहाल उन्हें अचानक मिली और हमारा प्लान बना। नजिया, इस हद तक आप देखें कि क्या होता है और क्या हो जाता है। मैं रेडी थी अपने अब्बू की गाड़ी में बैठने के लिए, हम निकल रहे थे घर से पेशावर के लिए और अचानक मेरी बहन की कॉल आई कि मियाँ को छुट्टी मिल गई है, तो आप एक काम करें, बाजो से कहें वो हमारे साथ गाड़ी पे चले। मैं उस बहन के साथ ये था कि जब से मैं 2 साल से पाकिस्तान थी, मैं उसी के साथ गाड़ी में आती जाती घूमती फिरती सब कुछ थी। मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या हुआ, मैं प्रैक्टिकली रोई और मैंने कहा मैंने नहीं जाना उसकी गाड़ी में आगे से। मुझ पे सारे मेरे छोटे बहन भाई हंसने लग गए कि आज बाजू को क्या हो गया, ये तो इस तरह नहीं करती। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने अपनी गाड़ी पे जाना है, अब्बू के साथ जाना है। बहरहाल अब्बू ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये दिस दैट। मैं चुप किया। ड्राइवर जो है वो मुझे बहन के घर छोड़ आया। वो जो तैयार होता देखती रही। अच्छा मेरू हम ये करेंगे, उसका नाम मेहरूनिसा था तो मेरू मेरू कहते थे, मेरू हम ये करेंगे हम वो करेंगे, अच्छा ये भी रख लो, अच्छा ये भी कर लो। नमाज पढ़ी, जुम्मे का दिन था, मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के हमने कहा चले हम निकले। तो मैं जिस साइड पे बैठी वो जो फ्रंट सीट की बैक साइड है, मैं वहां पे बैठी।
तो दूसरी साइड पे मेरे बहनोई ने कहा कि इधर चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, इधर बच्चे सेफ रहेंगे। हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में चाइल्ड सेफ्टी लॉक उस दिन लगाया। कभी हमारा तस्वुर भी नहीं था कि हम लोग चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगाएंगे, या ऐसा कि सोच में भी नहीं आता। पाकिस्तान में तो ये एक आम चीज है। खैर हमारा सफर स्टार्ट हुआ और हमने जब मोटरवे पे एंटर होने लगे तो मैंने बहन से बोला कि सीट बेल्ट्स लगा लो। कहती है बड़े आगे से ना हंस के, मैं तो ऐसे ही सफर करती हूँ। मैं थकी हुई थी और हम लोग जा रहे थे और पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आई उस दिन मेरे दिमाग में बस ना कुछ एक्सीडेंट की बातें चल रही थी। अच्छा इस तरफ से एक्सीडेंट हो तो हम बच सकते हैं, हम इस तरह हो सकता है। और उसी दौरान मुझे मेरी आंख लग गई। लेकिन जिस टाइम मेरी एक लम्हे को आंख खुली है ना, तो सिर्फ चीखों पुकार थी और मैंने कहा या अल्लाह ये गाड़ी रुक जाए। गाड़ी रुकी है और तब मुझे पता चला कि हम तो बहुत सीवियर एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं। और बस तब मुझे ये था कि बच्चे किधर हैं, बेटी मेरी किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि ऐसे मौकों पे बहुत एक तकलीफ दे चीज थी कि मैंने बेटे से पूछा है मोनी खाला, कहता है मोनी खाला को लेके जा रहे हैं मामा। सिर्फ बेटा मेरा 8 साल का था और वो ही समझ सकता था, बाकी तो बच्चे छोटे थे। एक 4 साल का मेरी बहन का बेटा, मेरी बेटी 6 साल की, मेरी बहन का दूसरा बेटा 6 साल का। हमें बस मुझे होश आया तो मैंने उनको बोला कि आई थिंक मुझे पेल्विस फ्रैक्चर्स हो गए और मैं चल नहीं पा रही, मुझे फोर्स नहीं करो खड़ा करने पे। मुझे खींच के निकाला है गाड़ी से, मेरे कपड़े फट गए। किसी एक वहां पे थे कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने अपना मुसाफा उतारा और वो उन्होंने मुझे आगे से यहाँ पे मुझे ढांप दिया। मुझे जो है वो लेके गए पुलिस की गाड़ी में, कलर का हार के हॉस्पिटल में। वहां पे जब लेके गया तो मैं एक ही बात पूछ रही हूँ, मेरी बहन थी वो किधर है, मेरी बहन थी वो किधर है, मेरे बच्चे किधर है, सारे बच्चे कहाँ हैं। बड़े बेटे को कह रही हूँ जुहैर बहन का ख्याल करो, किसी से लेके कुछ मत खाना पीना। साथ में बेहोश हो रही थी, साथ जागी थी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो चुका है, मेरी क्या सवेयर कंडीशन है। बस जब होश आता था तो इतना पूछती थी बहन किधर है। फिर जब होश आना तो मैंने पीछे अम्मी अब्बू से, बाकी सबसे मेरे कॉन्टेक्ट्स हो रहे थे क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे थे। मुझे जब एम्बुलेंस में डाला है किसी ने ना, एक डॉक्टर ने आके चेक किया तो उनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मुझे नहीं पता था स्पाइनल कॉर्ड भी किसको बोलते हैं, क्योंकि मैं इतनी वो आप कह लो कि आर्ट्स की स्टूडेंट, कभी लाइफ में नहीं मैंने पढ़ा, तो मुझे क्या पता ये क्या चीज है क्या नहीं है। मैं तो वो चुलबुली टाइप की और होम इकोनॉमिक्स पढ़ना और इंटीरियर डिजाइनिंग ये वो, मेरा तो ये हाल था। मैं जब उस वक्त भी मुझे जब एम्बुलेंस में डाला है तो साथ मेरे भांजे को हेड इंजरी हो गई थी, उसको डाला है। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं अपने बच्चे छोड़ के जाने वाली ऐसे यहाँ पे कलर का हार, जब तक कोई पहुंचेंगे नहीं मेरे घर वाले। वो कहे मैम बच्चे की और आपकी जान खतरे में है, चलें। मैंने कहा ठीक है सारे बच्चे आप एम्बुलेंस में डालें, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी बच्चे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें ले गए पिम्स, ले गए पिम्स में 2 नाइट्स मैं लोहे के स्ट्रेचर पे तड़पी। लोहे का स्ट्रेचर था। मुझे वहां पे मेरे मियाँ, क्योंकि वो इंग्लैंड थे, माँ बाप मेरी बहन की तदफीन में मसरूफ थे। मेरे पास मेरी खाला चचा ये लोग थे जिन्हें नेक्स्ट डे मेरी बहन के तदफीन पे पहुंचना था। तो मेरे पास हमारी फैमिली के कुछ पर्सन्स थे, या मेरे कजन्स थे जो उस टाइम एफए में पढ़ रही थी, एफएससी कर रही थी, तो छोटे वो बच्चे ही थे तब, तो मेरे पास वो थे। और एक कॉल आई मुझे रात को, अब्बू से मेरी बात हुई तो अब्बू मुझे कहते हैं बेटा अल्लाह की मर्जी। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह की अमानत थी, ले लिए अल्लाह ने। ये बस बात की मैंने बहुत हौसले में। मैंने फिर भी एक ही अल्फाज मेरे थे, अब्बू मेरे बच्चे। अब्बू कहते हैं ठीक है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उस रात मैंने शाम को कहा मैं मर जाऊंगी, मुझे पिम्स से ले जाओ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी।
मुझे तब तक नहीं बताया हुआ था कि किसी डॉक्टर ने बोला था कि इनके पास 72 आवर्स है, ये बचे ना बचे हमें नहीं पता। तब मेरे भाई को मेरे चचा ने कॉल की कि उसकी जिंदगी खतरे में है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। उसने कहा एक चली गई है, इसको बस अल्लाह बचा ले, आप लेके इसको शिफा शिफ्ट हो, हम लोग पहुंच जाएंगे। मुझे इन लोगों ने नेक्स्ट उससे डे था, मतलब फ्राइडे को हुआ है और मुझे इन्होंने, फ्राइडे को एक्सीडेंट हुआ है, संडे मॉर्निंग मुझे इन्होंने शिफा शिफ्ट किया। और शिफा में मेरी नंद वो डॉक्टर है, उन्होंने वहां पे कोई डॉक्टर्स के साथ बात करके तो मंडे को मेरा ऑपरेट हो गया। मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगी? कहते हैं हाँ हो जाएंगी। मैं चल पड़ूंगी? हाँ हाँ चल पड़ेंगी। कितने दिन लगते हैं चलने में? लग जाएंगे 6 माह। 6 माह? मैं 6 माह चल नहीं पाऊंगी? अच्छा, फिर वो हौसला आने लग गया, अच्छा चलो 6 माह बच तो गई हूँ। पता चल गया था मेरू फोत हो गई है, उस्मान फोत हो गया है, इतने बड़ा है। मैंने अब्बू से कहा कि मैंने तब तक इस हॉस्पिटल से नहीं जाना जब तक मैं दोबारा चलूंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आफ्टर 10 डेज मेरी बेटी की कॉल आती है मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि ये लोग लेकर नहीं आते थे मेरे घर वाले कि बच्चे शोर करेंगे। मामा एक दफा घर आ जाए फिर चली जाना, बस अल्लाह के पास मत जाना। मैं उस रात रो पड़ी। मैंने कहा मुझे घर जाना है। अब एक रात पहले मैं बोल रही हूँ कि मैं तो तब तक यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक मैं चलूंगी नहीं, और नेक्स्ट डे बेटी की कॉल पे मैं कह रही हूँ मुझे घर जाना है। अब वो रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। अब्बू ने कहा हम डॉक्टर से बात करेंगे और हम नेक्स्ट डे घर जाएंगे। नहीं आप बात करें, हम आज शाम को ही चलते हैं, बस मुझे घर जाना है। घर कैसे होगा? मैंने कहा आप बात तो करें ना, किसी को कहे ना कि बस हमने इसको डिस्चार्ज करना है। अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि मैं डिस्चार्ज होंगी, मैं घर जाऊंगी, मैं टेक लगाऊंगी, मैं फसिया को गोद में ले लूंगी, अच्छा मैं उसको उठा पाऊंगी नहीं उठा पाऊंगी। अच्छा मेरे माइंड में जस्ट ये चीजें ना रिवाइंड हुई जा रही है जो वो पहले की थी। नजिया, मुझे नहीं पता कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि जो वो हॉस्पिटल के ड्रेसेस होते हैं ना, वाइट ड्रेसेस, वाइट शर्ट वाइट ट्राउजर, बस वो पहना हुआ था। और बालों में मेरे जब तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे मेरे बाल धोए, अंदर से कांच भी निकले और मतलब बहुत बुरा हाल था मेरा। तो मैंने कहा ये मुझे क्या हो गया है, मेरी हालत क्या हो गई है, मैं तो इस तरह अपने आप को बेयर भी नहीं कर सक रही। लेकिन हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, सिवाय मेरे जबान के मेरी नेक होल्ड नहीं होती थी। मेरे हाथों ने काम करना छोड़ दिया था, मेरे हाथ भी काम नहीं करते थे, मैं खुद से कुछ खा भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो मुझे इंजरी थी वो मुझे बहुत हाई इंजरी थी, क्वाड्राप्लेजिक मेरी इंजरी है। तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। और फिर अब्बू ने कहा कि अच्छा इसको AFRM ले जाते हैं, इसकी रिहैबिलिटेशन होगी, लेकिन बच्चे सरगोदा लेके हम चले जाएंगे। मैंने कहा नो वे, मैं तो सरगोदा जाऊंगी, मैं तो नहीं बच्चे यहाँ छोड़ के अकेले जाऊंगी, मेरे बच्चे मेरे बगैर कैसे रहेंगे, मुझे तो सरगोदा जाना है। तारिक है नहीं पाकिस्तान में और ये दोनों तो मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो मुझे सरगोदा जाना है। भाई को मैंने बड़े ही वो आप कह लो कि इस तरह देखा कि प्लीज मुझे नहीं हॉस्पिटल एडमिट होना दोबारा, मुझे ले जाओ सरगोदा। मेरी नन ने उनका अपना हॉस्पिटल है यहाँ पे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल से मुझे बेड भिजवा दिया जो पेशेंट्स के लिए होता है, मेरे घर में नर्सेज उन्होंने अवेलेबल कर दी। मैं जब सरगोदा वापस आई, अब वो बेड काफी हाइट पे था और बेटी मेरी 6 साल की, उस तो नीचे कोई स्टूल रखना और रख के तो मेरे तक आना। और तब मैंने कहा कि अबू मैं ना इससे बड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे नॉर्मल बेड चाहिए, मुझे आप लोग ना मेरे बेड पे शिफ्ट करें। मरियम पॉसिबल नहीं है, बच्चे हैं, तुम अभी उठ नहीं सकती, यूरिन बैग लगा हुआ है, नहीं कुछ नहीं होता, मुझे नॉर्मल बेड करें।
मैंने तब उस दिन अपनी बेटी के लिए नॉर्मल बेड पर आई और वहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। 2012 से 2013 तक, 13 के भी मिड तक, जून जुलाई तक, पूरा 1 साल मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। यहाँ पे डॉक्टर आमिर एक हैं लाहौर के, न्यूरो फिजिशियन है आई थिंक, वो सरगोदा आते हैं। मैं उनके पास गई चेक करवाने, तो वो जिस तरह न्यूरोस करते हैं, आपको इधर हथौड़ी लगा रहे हैं, इधर सुइयां चुभा रहे हैं। मैंने कहा कि डोंट डू दिस, मुझे कहीं कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे फीलिंग्स मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे सिर्फ ये फाइल देख के पता है मैं कभी लाइफ में चल पाऊंगी। तो उन्होंने आईज डाउन की और कहते हैं नो। मैंने कहा फाइल दे दो, अब मैं जानू और मेरा काम जाने। घर आके मैं अपने रूम को मैंने लॉक किया। उस दिन मैं अपने ना चलने पे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रोई और बेइंतहा रोई कि अच्छा अब तो जिंदगी मेरी चेयर पर है, लेकिन अब गुजारनी कैसे है, वो तो मैंने नॉर्मल गुजारनी है। बहुत एंजाइटी हुई स्टार्ट में, डिप्रेशन कुछ अरसे के लिए हुआ, लेकिन फिर भी ये होता था कि सुबह उठती थी बच्चों के लिए, बैठ नहीं पाती थी तो लेटे लेटे बेटी की ब्रेड्स बना रही होती थी, लेटे लेटे उसको कभी यूनिफॉर्म पहना रही हूँ, स्कूल जाते हुए, स्कूल खुद ड्रॉप करने पहले जाती थी, उसके बाद नहीं जा सकती थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन साथ साथ देनी, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इस तरह जिंदगी चली। 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि एक तो मुझे ओवरवेट नहीं होना, सेकेंडली अब तो जो होना था गया हो, अब बैठे हुए लगो तो सही ना। तो ये चीज बेचारगी और सिंपैथीज ये नहीं लेनी। ये फर्स्ट मैंने सबको ये शटअप कॉल दी कि आई डोंट वांट सिंपैथीज, मुझे सिंपैथाइज कोई मत करे कि उफ बेचारी, हाय बेचारी। मैं अपनी पहली लाइफ में इतनी सिंपल थी कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने शादी के बाद कभी मैंने कोई बड़ा ह्यूज कभी मेकअप भी खरीदा होगा, या मैं कोई अपने पे कोई ख्याल करती होंगी, मैं कुछ नहीं करती थी। बाद में मैंने ये सोचा अब जो है मेरे बच्चों को कोई ये ना बोले तुम्हारी माँ व्हील चेयर पर है या व्हील चेयर यूजर है। मैं इनके हर स्कूल फंक्शन पे जाना स्टार्ट कर दिया, हर चीज पे मैंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इनको कुछ फील ना हो। और फिर 15 में मुझे एक शादी मेरे कजन की थी, मैंने उस 2012 के बाद 2015 में जाके मैंने इंटरेक्ट करना था अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो तब मैंने एकदम से अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को मैंने दोबारा से वो करके, क्योंकि सरगोदा से बाहर मैं बहुत कम निकलती थी, वो किया और वो जाके मैंने शादियां अटेंड की और बहुत मजे में मैंने गुजारा। लेकिन उसके बाद ये ख्याल आया कि यार ये क्या, जब भी ये लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं मेरे घर वाले, ये कहते हैं कि व्हील चेयर चल नहीं सकती है पहाड़ों पे, इस चीज को भी ब्रेक करना। बचपन से जा रही हूँ, बचपन से कर रही हूँ, और मैं नजिया, मैं डाई हार्ट किस्म की पहाड़ों की से मोहब्बत करने वाली हूँ। मैं वो जो आप कह लेना कि झरने, दरिया और आवाज दरिया की या ग्लेशियर्स, ये मतलब मुझे लोगों को गेम्स पसंद है ना, क्रिकेट और ये वो, तो मुझे आइस स्केट पसंद है बचपन से। ब्यूटीफुल। मतलब मुझे तो गेम्स भी वही पसंद थी, आइस वाली, जी ये कर रहे हैं, ये टॉप से नीचे आ रहे हैं। अभी हाल ही में आप मालम जब्बा भी होकर आ गई बाजो। मालम जब्बा होकर सोचते रह जाते हैं। अमेजिंग। पहले तो मैं कुंजराब टॉप गई और फर्स्ट टाइम कोई था जो व्हील चेयर यूजर आई थिंक कुंजराब तक गया। मैंने कभी सुना नहीं, आई डोंट नो, वेरी फ्रेंकली मुझे नहीं पता।
लेकिन जब 2018 में मैं खुंजराब गई थी तो तब मेरे साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया था कि वो फीलिंग्स नहीं है, तो मेरा जो राइट फुट है वो 3rd डिग्री बर्न हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप आगे सफर ना करें। मैंने कहा छोड़ो यार, यहाँ तक आ गई। जो जात यहाँ तक लेकर आई है उसने आगे भी कुछ सोचा होगा। आगे भी होगा, आगे तो जाना है। ये तो वापसी पे पंजाब पहुंच के पता चलेगा कि अब क्या हालात होंगे। तो खैर वहां से होकर आई। आपका फिर जो हौसला है, हाँ मतलब है कि सुबह से शाम तक सुनते रहो तो इंसान थकेगा नहीं, लेकिन जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है और समझना भी कि ये इस हौसले की चाबी कहाँ से आई। मरियम, ये आप बचपन से ही ऐसे थे या फिर इस आजमाइश को सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस का लेवल, फिर डिप्रेशन से डील करना और उसके बाद अपने आप को विक्टिमाइज ना करना, इन सारे स्टेजेस को जो आपने हौसले से क्रॉस किया, वो हौसला यकीनन खुदा ताला का करम और देन होती है। लेकिन एक चीज अपने अंदर से आता है इंसान के, वरना लोग मायूस हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, मनफी हो जाते हैं। आपने कैसे इस हौसले को बरकरार रखा? और मैंने जब भी आपको सुना या देखा, हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा एक लाइवलीनेस होती है आपके अंदर, एक जिसको कहते हैं जिंदा दिली। माशाअल्लाह। नज़िया, मैं ना बचपन में चुलबुलापन, भाग दौड़ या रेसिंग वो तो चीज थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इस हद तक मैं वो लाडो बेगम बन जाती थी कि अगर मुझे छुरी का कट भी लग जाना है ना, हाय मुझे कट लग गया, अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती, अब तो वो भी नहीं हो सकता, हाय मुझे ये हो गया है, हाय मुझे। मैं तो ऐसी थी, मुझमें तो बिल्कुल हौसला नहीं था। मैं तो इतनी बेहौसली थी कि मैं तो एक नॉर्मल पैनाडोल नहीं ले सकती थी। ये इंजरी मैंने कहाँ से संभाल ली? अब मुझे नहीं, मतलब वो जब हुआ है तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरे में है कुछ कि मैं कर जाऊंगी। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, ज्यादा हौसला मिला जब मैंने ना सरमद भाई का सुना 2014 में ना। बहुत ज्यादा सिवियर डिप्रेशन कि यार मतलब ये क्या लाइफ हो गई है, चल तो रही है, बच्चों के साथ भी चला रही हूँ, हिम्मत तो कर रही हूँ। तो लेटी हुई थी तो एकदम से स्लाइड चली, सरमद तारिक। यार ये सरमद तारिक कौन थे जिनकी डेथ हो गई? ये बंदा कौन? खोल लिया यूट्यूब, पढ़ना शुरू हो गई। सरमद भाई का निकाल लिया, पेज निकाला, उसमें डियर गॉड पढ़ा। मैं वो पढ़ के उस रात बहुत रोई, बेइंतहा रोई। रो के कहा कि यार ये बंदा कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ की वो डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखनी शुरू कर दी, सब कुछ देखा। फिर ये कौन थे, कैसे हुआ, क्या, वो सब कुछ मैंने जान लिया। पता चल गया अच्छा जी, इनके फैमिली और इनके अंकल की जो इनके फादर हैं सरमद भाई के अंकल तारिक, इनका जब इनकी डेथ हुई सरमद भाई की, तो एक इंटरव्यू चल रहा था फैसल के साथ, फैसल कुरैशी आई थिंक उनका नाम है। तो उनके साथ चल रहा था, तो वो मैंने थोड़े से क्लिप्स देखे और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में थे। फिर मुझे वो कह रहे ना कि आपके कभी कभी ऑन एंड ऑफ आपको कोई ना कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो 18 में जब मैं होके आ गई तो इसी नियत से थी कि जी मुझे सबको दिखाना है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन वापस आके जब बीमार हुई तो बहुत एकदम से मैं डाउन होने लग गई। तब मैंने सोचा यार, मैंने सरमद भाई का पढ़ा था, इनके फादर भी हैं, मैं उनको सर्च करूं, मुझे कहाँ मिलेंगे। मैंने मारिया कुरैशी का पेज लाइक किया हुआ था, वहां पे मैंने टैगिंग देखी अंकल के साथ। अच्छा ये है। मैंने उनको खोल के मैं उनकी तहरीर तो नहीं पढ़ पाई थी तब, तो मैंने डायरेक्ट अंकल को मैसेज किया कि हाय माय नेम इज मरियम, आई एम फ्रॉम दिस, और एक छोटा सा नोट बड़े मजे का लिखा कि मैं खुंजराब गई हूँ, ये है और ये सब कुछ। और लाइफ में फर्स्ट टाइम
मुझे फेसबुक पे मुझे किसी ने जवाब दिया, क्योंकि उससे पहले मैं किसी को भी लिखती थी ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं जानना चाहती हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो मुझे आंसर किसी ने नहीं दिया। जितने भी हमारी, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, हमारी बहुत फेमस है जिनको सबको मैंने लिखा था कि मुझे भी पता चले कि मेरी इंजरी ये हुई है और ये किस तरह आगे आपने मूव ऑन होना है। अंकल उन दिनों अपनी छोटी बेटी सीमा के पास थे डेनमार्क में। उन्होंने कहा कि मैं तो डेनमार्क में हूँ और आपको क्या चाहिए और किस तरह। अच्छा, मेरा तब तक ये था कि अच्छा ये एनजीओज बहुत करती हैं। आप उनका, मैंने कहा आपको डेनमार्क से भी उन्होंने आपको जवाब दिया। हाँ, अंकल ने मुझे, वो तो एक बहुत ही राह मिसाल है हमारे लिए कि वो सबसे गुजर के भी उन्होंने अपने इस रास्ते को छोड़ा नहीं, बल्कि दूसरों को प्यार देना, उनको ख्याल देना, उनको एहसास देना, उनको हौसला देना। I mean, वो तो कैमरे पे आने को राजी नहीं है, but he is one of the amazing human beings I've come across. Exactly. और अंकल ने अपने वापस आने की मुझे डेट बताई कि मैं इस दिन आ रहा हूँ और फिर आपसे आके मैं कांटेक्ट करूंगा। अंकल ने लैंड किया, आई थिंक 25 अगस्त था और शायद 27 को अंकल के मेरी दोबारा बात हुई। और अंकल के मेरी अब रोज होती है। चैन नहीं आता उसके बाद। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे आपको उसके बाद एक नया हौसला मिला, जिसे कहना चाहिए ना, और वही हौसला हम जो आज हमारी मुलाकात है सबके सामने, उसकी जो मेन मकसद है वो यही है कि लोगों तक पहुंचाना। उस हौसले का समझाइए कि वो फर्क कैसे आया, जैसे कहते हैं ना 180, और फिर उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, पता है क्या, जिस टाइम आप ये सोच लेना कि आप सबसे डिफरेंट हो और आपने सबको बताना है कि आप कुछ हो। मैं हमेशा कभी किसी को भी समझाऊं ना, तो मैं कहती हूँ हमारे सब चीज, हमारा सब कुछ हमारी सोच है। आप जब खुद से किसी चाहते हैं ना सिंपथाइज होना, तो आपको लोग सिंपथाइज करते हैं। yes. आप चाह रहे होते yes. कि आपको कोई सिंपथाइज करे। आप ये क्यों नहीं, मतलब ये आप कहते हैं कि कोई करता नहीं है हमारा। आप बोलोगे तो कोई करेगा ना, आप बोलोगे नहीं तो कोई, किसी को कैसे पता कि कोई करे। तो मेरे ख्याल में शायद ये वजह है कि अब मैं बोल पड़ती हूँ। पहले शायद ना बोलती हूँ, अब मैं बोल पड़ती हूँ। अब वो ये नहीं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मेरी ये जरूरत है तो है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर हूँ। मैंने ये अपने आप को बचाना है बाकी चीजों से, तो मैंने करना है, वो मैं करती हूँ। वो जब तक ये था कि किसी ने मना कर दिया कि व्हीलचेयर यूजर ये नहीं कर सकते, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ ये इस तरह है। लेकिन जब वो चेंज आया तो वो ये था कि नहीं, सब कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है कि आप मेंटली तौर पे तो ठीक हो ना, आप कर सकते हो, शुक्र, हिम्मत हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब आप ये देख लें कि मालम जबा जाना, ठीक है मैं चली गई, किसी ने ड्रैग ही करनी थी वहां पे चेयर, वो तो इतना नहीं था। लेकिन जब मैं गई हूँ चेयर लिफ्ट्स के पास, तो मुझे वहां के क्रू ने कहा कि आपने बैठना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ पाऊंगी ना, कि मैं तो अपने बच्चों की पिक्चर्स लेने आई हूँ यहाँ पे, कि अच्छा वो लोग जा रहे हैं तो मैं पिक्चर्स ले लूंगी, या मेरे बच्चों ने जिप लाइन करनी थी तो मैं वो नीचे बैठ के मैं उनको देखूंगी। तो कहते नहीं, हम आपको बिठा देंगे। मैंने कहा रियली हो जाएगा? कहते हाँ जी हो जाएगा। और इतना वहाँ का अच्छा क्रू, उन्होंने पूरी लिफ्ट्स रोक दी। मतलब ये एनर्जी सब अलग है, जिसको कहना चाहिए ना पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके इर्द गिर्द इस तरह फैलती है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। और ये रब की करामात है बेशक कि आप जिस तकलीफ से गुजरी हैं, उस तकलीफ से गुजरे हुए लोगों के हौसले आपको हवा में आपको घूमते घूमते डिवाइन वर्क और आप तक पहुंच गए। आज जैसे हम भी आमने सामने हैं, किसी वजह से हैं,
मैंने कभी अपने आप को ना ये नहीं समझा कि मैं कोई डिफरेंट अब हो गई हूँ। मैं हमेशा अपने आप को एक ह्यूमन ही समझती हूँ। एक एबल पर्सन को मैं ह्यूमन ही समझती हूँ। चाहे कोई ट्रांसजेंडर है, मैं उसको भी ह्यूमन ही समझती हूँ। वी आर ह्यूमन, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग डिफरेंट नहीं है। मतलब ये तो क्राइटेरियाज आपके बना दिए गए ना, तो जब आप अपने आप को बाकी सब के साथ आप नॉर्मल समझो तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। जब आपके अंदर होता है कि हम जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है, बस उसको देखने का फर्क है। मतलब अक्सर यही नजर आता है कि क्या नहीं है, और जब कुछ नहीं रहता तो फिर आप जैसे हौसलामंद लोग ये देख सकते हैं कि क्या है और पहले क्या कमी थी। कि समटाइम्स मोस्ट ऑफ अस जिनके माशाल्लाह हाथ पांव कमर सब कुछ सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही हैं, वो मतलब खाना सही नहीं बना, मासी नहीं आई, उसने सही काम नहीं किया, जी गाड़ी खराब हो गई है, ट्रैफिक इतना क्यों है, और मतलब ये सामने क्यों आ गया, इसने ओवरटेक क्यों कर लिया, और इसने ये कह दिया और उसने वो कह दिया, लाभ मतना ही सिलसिला शिकायतों का। लेकिन जिसको शिकायत जिसके अंदर पैदा होनी चाहिए, आप जैसी शख्सियात जो मेरे नजदीक तो लेजेंड्स हैं, जिनसे हमें सीखने को मौका मिलता है। और यही वजह है कि आज शायद अल्लाह ताला ने इस गुफ्तगू का मौका अता फरमाया कि मतलब आप ये देखिए कि आप बताइए ना कि शुक्रगुजारी को आप कैसे डिफाइन करेंगे उन लोगों के लिए जो इस भेड़ चाल में दौड़े चले जा रहे हैं बगैर ये जाने कि ये रेस कहाँ खत्म होगी और किसके खिलाफ है। मैं आपको नज़िया बताऊं, मैं कभी बहुत छोटी छोटी चीजों पे जब कोई शिकायत करे ना, तो मैं सिर्फ एक बात करती हूँ कि कोई मुझसे उस लम्हे को पूछे जब मैंने वॉशरूम जाना है, मुझे किसी ने ड्रॉप करके आना है, और मैंने 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने वॉशरूम में मैंने लगा के मैंने बाहर निकलना है। वेरी फ्रेंकली मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट इजी कि आप एक यंग पर्सन को कहेंगे आज रात से आप डायपर्स यूज करेंगे। इट्स नॉट इजी, ये इतना आसान नहीं होता। वो अल्फाज सुनना जब डॉक्टर ने बोला बीबी को डायपर लगाओ, मैं ब्लैंक थी, आई वॉज ब्लैंक। और आपका कंट्रोल नहीं है यूरिन पे, स्टूल पे, आपके अपने आप पे। मैंने एटलीस्ट 7 years मैंने लोगों से ये तक छुपा दिया कि यहाँ से नीचे मेरी फीलिंग्स नहीं है। उसकी वजह क्या थी? मुझे उठाने वाला एक मर्द होता था, कैरी करने वाला, एक्सरसाइज वाला एक मर्द था, और मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैंने बता दिया कि मेरी फीलिंग्स नहीं है, मुझे फील नहीं होता, तो ये खुदा ना खास्ता कुछ गलत ना करें। मैंने उस चीज को छुपा दिया बहुत। अब आके जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, या मेरे साथ प्रोटेक्शन वाले मेरे बच्चे ज्यादा हैं, तो अब के बहुत से लोगों को पता है कि हाँ, क्वाड्राप्लेजिक नेक डाउन फीलिंग्स नहीं होती है। अच्छा बाजो, एक नहीं चीज नोट कर रही हूँ, आपने फैमिली की बात की, ये सवाल बाद में करूंगी, पहले फैमिली का, आपकी ये जो हौसला और ये सारी जर्नी थी आपकी, जो मेरे नज़दीक इंतहाई कामयाब है। आप तो लोगों के लिए एक राह मिसाल बन गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसके पीछे अल्लाह ताला से पढ़कर तो कोई नहीं है, लेकिन जो वसीले हैं कि उसमें फैमिली की सपोर्ट कितना मायने रखती है? बहुत ज्यादा। आपको मैं बताऊं कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, जब मैं स्टार्ट मेरा था, इन्होंने मुझे बेइंतहा सपोर्ट किया, बेइंतहा। मेरे टेंट्रम्स को भी बर्दाश्त किया है, मेरी शाउटिंग को भी बर्दाश्त किया है, समटाइम मेरी बदतमीजी को भी बर्दाश्त किया। मेरा मतलब मियाँ मेरे वो तो हैं दूर, ठीक है, उनका एक वो आप कह लो कि मॉरल सपोर्ट जरूर होती है, लेकिन ये भी बर्दाश्त किया। और एक और बड़ी सपोर्ट है ना, इन्होंने मुझे कभी ये समझा ही नहीं कि मैं डिसेबिलिटी है,
अगर मुझसे लड़ाई की है तो मुझसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह लड़ाई भी की है। आप फैमिली की बात कर रहे हैं या हस्बैंड की? मैं फैमिली की, हस्बैंड की, सबकी बात कर रही हूँ। तो आपके हस्बैंड उसके बाद लौटे नहीं पाकिस्तान आपके पास? नहीं, तो क्योंकि सवाल मेरे जहन में आता है, इफ आई में, तो फिर मोहब्बत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये कैसी मोहब्बत है कि आपके ख्याल से जब साथ की ज़रूरत हो तो फिर दुनिया को चूज करना, क्या ये मोहब्बत के ज़ुमरे में आता है? मैं माज़रत के साथ आई एम सो सॉरी नाजिया, ये स्टार्ट जब था बच्चे बहुत छोटे थे और इस वजह से मजबूरन उनको वहां पे हमारे लिए ही रुकना पड़ा ताकि वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके कि मेरी ये कंडीशन हो गई है और बच्चे बहुत छोटे हैं और फाइनेंशियली कोई भी नहीं करता एक्सेप्ट हस्बैंड या एक्सेप्ट फादर, कोई नहीं करता। ये मैंने बहुत ज्यादा, मतलब ये एक रियलिटी है, हम इसको कहें रियलिटी नहीं है, ये एक है रियलिटी है। कोई सपोर्ट करता ही नहीं है और कोई कितना कर लेगा। मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं तो एक इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ बच्चा 22.5 में सिर्फ इतना था, जब 22.5 ईयर्स की मैं थी कि शौक था शादी का, तो शादी हो गई। एक ग्रेजुएट बंदे को ना तो कोई जॉब मिलती है और ना होती है, सिर्फ ये कि मैं कमाऊंगा और मैं खाऊंगी। अल्लाह ताला आपके हौसले को और उजागर करे और आपको और हिम्मत दे। आपने एक और चीज मैंने देखी है, अभी हम बात कर रहे हैं तो, और आपने शायद जिक्र भी किया था टेलीफोन पे कि क्वाड्रिप्लेजिया में नॉर्मली हाथों की भी जो यूज है वो दिक्कत होती है उसमें, मगर माशाल्लाह आई एम सीइंग दैट योर हैंड्स आर मूविंग नॉर्मल। या सो ये तो करम हुआ अल्लाह का, क्योंकि इसमें नॉर्मली ये एग्जैक्टली नहीं पता। जब मैंने बताया कि स्टार्ट में तो मेरी जब इंजरी हुई और ऑपरेट हो गया तो मेरे हाथों ने काम करना छोड़ दिया था, हाथ मेरे ऐसे थे लाइक दैट, और मूवमेंट मैं नहीं कर पाती थी, बिल्कुल मेरी कोई मूवमेंट नहीं थी, हिलते भी नहीं थे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, पूरी रात कभी अब्बू इसका मसाज कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है, लेकिन वो मसाज से तो नहीं, ऑब्वियसली कोई ना कोई नर्व में कुछ रह गया था जो चल पड़ी। और ये तकरीबन 3 माह के बाद मेरे हाथ नॉर्मल होने शुरू हो गए थे। तो अब यू कैन हाँ, मैं सारे काम करती हूँ। मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह, जिस तरह एक आम औरत पोछा लगाती है, मैं वाइपर पे लेके मैं घर में वो भी लगा रही होती हूँ। अल्लाह मैं हफ्ते मुझे वो सफाई वाला, तो मेरी वॉशरूम धो के आती है, मैं दोबारा धो के निकलती हूँ। अच्छा मरियम, जिंदगी को कैसे आप बयान करते हो? जिंदगी बनाना जो खूबसूरत तो है, आपकी मर्जी है, ना बनाना तो नहीं है, ये भी आपकी मर्जी है। और मेरे ख्याल में बिफोर एक्सीडेंट मैंने अपनी लाइफ ज्यादा मिजरेबल खुद से बना दी थी, सोच के ये भी हो, ये गाड़ी हो, ये फलां चीज हो, लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट वो सोच ही खत्म हो गई कि ये भी हो। बस सिर्फ ये रह गया कि जिंदगी को मैंने बहुत खूबसूरती से आगे जीना है और चलाना है, मुझे कितना इसको लंबा लेके चलना है, अपना ख्याल करना है। उससे पहले तो ये नहीं था। मुगैम्बा खुश हुआ, कितनी प्यारी बात की आपने मरियम। कोई और मतलब आप इतने एडवेंचरस हो, इतने एडवेंचरस तो मैंने भी नहीं किया ऑनेस्टली, और सच्ची बात है आप जैसे हिम्मत तो पाती नहीं हूँ अपने अंदर, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है और बड़ा फख्र महसूस होता है कि जैसे आपकी अपने सेम जेंडर एक खातून ने इनके अंदर इतनी हिम्मत देख के कहते हैं हाँ कभी हम में भी आ जाएगी। लेकिन अब कोई ख्वाब रह गया है? हाँ,
अब मेरा दिल करता है मैं पैराग्लाइडिंग करूं, अल्लाह। पैरा मोटर ग्लाइडिंग करूं। मैंने कॉल भी कर दी थी पैरा मोटर ग्लाइडिंग वालों को, अच्छा। उनको कहा आई एम द फर्स्ट डिसेबल्ड वुमेन इन आई थिंक साउथ एशिया में। मैं सारा सर्च कर चुकी थी, किसी ने नहीं किया हुआ, मैं ही करना चाह रही हूँ, आप लोग मुझे करवा दें। उन्होंने कहा कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, दिस दैट। कहा मुझे तो नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए, करना है। अंकल ने बोला पुत्र की कर दी है। मैंने कहा अंकल जो होना था वो तो गया हो, इससे ज्यादा बोर क्या रह जाता, इतनी तो इंजरी हो चुकी है तो एक दफा कर लूं। ये था। इसके अलावा सच्ची बात है, सबसे बड़ा स्टेप मेरा इंटरनली जो ख्वाब रह गया, बस अब तारिक और मैं मिल ले, बहुत हो गया, वो बहुत लंबा अरसा हो गया। बाजो बहुत। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ पता करनी है, मतलब forgetting about the rest of the support around you of people, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है जो आपने जानी इस सारी सूरत हाल के बाद? आई थिंक बच्चे, अच्छा, बेटी, खास तौर पे बेटी, बस ये कि ये इन मुझे जो कुछ करना है इनके लिए करना, मोटिवेशन। हाँ बस बच्चे बच्चे बच्चे, आगे आपके ख्याल मुझे नहीं पता। पेरेंट्स को बच्चे के साथ मरियम ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो एक अलग बहस है। हम उन्हें ओवर पैम्पर कर देते हैं, उन्हें जीने देना चाहिए उनके हिसाब से। हम इतने पैम्पर्ड कर देते हैं, अगर बच्चा को खुद कुछ करना चाहता है ना तो कहते छोड़ दो हम कर देंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ बच्चे को आप शुरू से ही जब सिखा देना कि ये करो, ये आप करना है, तो वो करते हैं। ये जो बाकी हम कहते हैं ना हमने ये किया अपनी औलाद के लिए, वो किया और वो नहीं कर रहे, तो मेरा मानना ये है कि हम पेरेंट्स की अपनी इनर सेटिस्फेक्शन होती है, हमें औलाद नहीं कहती। हम तो जिस तरह लेके चलते हैं वो तो वैसे चलना चाहते हैं। वाह। तो ये है कि आप बच्चों के साथ हम लोग कहते हैं ना बच्चे को ये फील हो रहा है, वो बच्चे को नहीं फील हो रहा होता, वो हमें फील हो रहा होता है। That's very good point. उन्हें उनकी फीलिंग्स नहीं होती, वो तो बच्चे होते, उन्हें क्या पता कि मुझे फला आंटी ने नहीं बुलाया, फला पुप्पो ने मुझे ये किस नहीं की, ये तो हम फील कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चों एक और चीज मैंने जिंदगी में देखी है कि जब भी दिल टूटता है या कोई चोट लगती है जिस्मानी, ज़हनी या दिल को, उसके बाद जिंदगी में मुश्किलात के बाद बड़ी खूबसूरती आती है, एक ठहराव आता है, एक हौसला आता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे एक शिकवा सा दिल में उठता है बड़े अंदर, ये बड़ी पर्सनल सी बात है कि कोई एक सवाल आता है जहन में, आखिर को इंसान ही है, इंसान तो कि खुदा से पूछने का दिल चाहता है कि जब आप उससे मिलें तो ये पूछें, ज़रूरी नहीं है शिकवा हो, कोई सवाल हो। आपने कभी ऐसा महसूस किया? में हो जाता है कभी कभी या आप ये कह लो कि दूसरे घर वालों को सबको हौसला देते देते या मैंने अपने आप को बनाया ही ऐसे लिया कि अब तो वो मुझे कहते हैं कि आप तो हर चीज अल्लाह पे डाल देती हैं, अल्लाह की मर्जी, ये क्या बात हुई, आप कह देती हैं अल्लाह की मर्जी। लेकिन नहीं होता है समटाइम तब जब आप कुछ दिन पहले, आप कह लें 2 वीक्स बिफोर, मेरी जो वॉशरूम वाली चेयर है उसके टायर का लॉक लग गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि लॉक है, तो मैं चेयर आगे करने लगी हूँ वैनिटी पकड़ के, तो 9 years में फर्स्ट टाइम मेरी चेयर उलट गई और मैं गिर, और वो मुझे लेफ्ट साइड की रिब्स पे लगा और
तब मैं जब बुला रही थी किसी को तो आवाज नहीं बाहर जा रही थी वॉशरूम से। मैं अंदर अकेली होती हूँ, मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ। तो तब हुआ, या कभी स्टिफनेस हो जाए रात को तो तब रो पड़ती हूँ। ज्यादा तब होता है जिस टाइम मेरी औलाद कभी डिस्टर्ब हो तो मैं कहती हूँ या अल्लाह बस बहुत हो गई है, मुझे तो जो करना था कर दिया बस। मतलब आप कह लो कि अपनी डिसेबिलिटी से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जो दूसरे दुनियावी चीजें है ना, वो चीजें समटाइम इरिटेट कर जाती हैं। तो दुनिया से, डिसेबिलिटी माशरे से कुछ कहना चाहती हैं जो आज तक कह नहीं सके मरियम? हाँ यार, बहुत सी बातें हैं, वो तो ऐसी है। आज दिल की बात कह दो। मैं वही कह रही हूँ कि एक्सेप्ट करना सीख लेना। वाह, कोई गलती है या कुछ है उसे एक्सेप्ट करना सीख ले। सिखाते हैं हम प्रेस के साथ। हाँ, तो कहते हैं कि हम लोग के जी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, करता कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। नहीं करते लोग, नहीं करते, वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। हमारे यहाँ एक वो चीज आ गई है ना कि कोई बड़ा तो गलती कर ही नहीं सकता। That's true. Sorry, I mean this. I find this pretty hilarious. You know, I mean it's truth spoken so in such a light note, on such a light manner. मरियम, आपसे बातें मैं दिल खोल के करूंगी। I'm going to stop the recording, but उससे पहले जाते जाते एक सवाल करूंगी। मतलब कभी मैंने आपको नाराज होते नहीं देखा। ये मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं तो बड़ी नाराज हो जाती हूँ और मैं फौरन ठीक भी हो जाती हूँ। लेकिन आपको मैंने कभी नहीं देखा, और मैंने ये बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करके ये बात पूछी है आपसे। कैसे? नजिया, ये रियलिटी है। अव्वल तो मैं नाराज होती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं होती। किसी से होती हूँ, थोड़ा सा बोलती हूँ, बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो जो कहते हैं ना आप, हम अपने ब्राउन वर्ड्स में बोले, ब्राउन पेरेंट और वो ब्राउन पीपल वाले, इंतहाई मिठाई से मैं ठीक हो जाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत नोट पे मैं, मतलब दिल तो नहीं चाह रहा, बट we'll talk again इंशाल्लाह। आपसे फिर बातें होंगी। जो मैसेजेस मैं सामईन तक पहुंचाना चाह रही थी, आपने बहुत ही सलीकामंदी से वो इम्पार्ट किए, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप वैसे ही रहिएगा, इसी हौसले के साथ रहिएगा और हमें आप हौसला देती रहिएगा, क्योंकि सच तो ये है कि आप जैसे जो शख्सियात हैं, कई दफ़ा अनसंग हीरोज नहीं होते जो बस जिंदगी में इतना कुछ कर जाते हैं लेकिन उनकी कहानी मंजर आम पर नहीं आती। और मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी यूँ है कि देखिए, कहानी तो हर एक की होती है, लेकिन उसे बताना भी तो ज़रूरी है, सुनने वाला भी तो चाहिए। और बात सारी एहसास की है। वो कहते हैं ना कि मेरे महबूब ज़रा देख तो लो, तुम्हें एहसास नहीं वक्त के बह जाने का। देखो बहता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं। जिस तरह आबे रवां, जिस तरह तारों का समा, या ये बादल के वो टुकड़े हैं जो आवारा फिरें, या हवा इन्हें दोष पे लिए जाती हो, जिनको एहसास नहीं, पास नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे आप पर बेइंतहा फख्र है मरियम, और हमेशा रहेगा। आपसे तो अब दोस्ती भी हो गई है। आप जैसे लोग हमारा फख्र हैं, आप जैसी ख़वातीन मेरा फख्र हैं, और मेरे जैसी बहुत सारी ख़वातीन का फख्र है। और मेरे पास वो क्या कहना चाहिए मुनासिब अल्फाज नहीं है कि मैं आपको दिल चीर के दिखा सकूं कि आज आपसे दिल की बातें करके बिल्कुल एहसास नहीं रहा कि हम रिकॉर्डिंग पे हैं, या कभी हमने पहले इस तरीके से बात नहीं की आमने सामने। तो आपका ये हौसला हमारे लिए बड़ा मोहतरम है, काबिल एहतराम है, जिसको कहना चाहिए। जो कुछ भी आपने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो लोगों तक पहुंचे और वो उसका एहसास करें, उसको सिर्फ सुन के रद्द ना कर दें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपकी फर्स्ट एपिसोड की पे आपने मुझे
ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बात करूं। मुझे बहुत मजा आया, बहुत ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इस तरह फेस टू फेस। बहुत थैंक यू सो मच। बस मैं मेन से ये कहना चाहूंगी कि आपसे मतलब बात करने के बाद जो जहन में आता है कि समझ में जिंदगी आए कहाँ से, पढ़ी है ये इबारत दरमियाँ से, दरीचा बाज है यादों का और मैं हवा सुनता हूँ पेड़ों की जुबान से। बड़ी मेहरबानी है जॉन एलिया की जो इस तरह की बातें कर गए, और आज आपसे बात करके बस यही जहन में आया। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि एहसास करें, पास करें, जितनी भी तेज दौड़ है, भेड़ चाल है, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, आपकी जितनी भी डेप्रिवेशंस हैं या जितनी भी नेमतें हैं, उन सबको यकजा करें और डेप्रिवेशंस का और नेमतों दोनों का शुक्र अदा करें, तो हौसला खुद ब खुद आ जाता है, ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने, एक मिसाल आज आपके सामने भी पेश की मोहतरमा मरियम हिना तारिक की सूरत में। अगर आपने कुछ समझा, कुछ सीखा, तो ये मेरी खुशनसीबी है, मेहनत सफल हो गई। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी बहुत सारी हौसलामंद शख्सियात हैं जो काबिल फ़ख्र हैं, काबिल एहतराम हैं और हमारे लिए एक वेकअप कॉल से कम नहीं है। आमतौर से इंसान को हमेशा वेकअप कॉल की ज़रूरत रहती है, चाहे कोई कितना भी सीखा हुआ हो, ताहयात लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन एहसास के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल खोखली है, खाली है। देखने का, सुनने का, समझने का बेहद शुक्रिया। अगली मुलाकात बशर्ते हयात। खुदा हाफ़िज़।